हेलो, माय सेल्फ किरणजीत। सो आज हमारा लेक्चर है ऑफ प्रिंसिपल पर। स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑफ प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले आप ये याद रखो, अगर हमें किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है ऑर्बिटल में, उसके लिए 3 रूल जरूर पता होने चाहिए। मतलब 3 रूल बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए तो 3 रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कौन से हैं? वो प्रिंसिपल जो आज हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल तक भी पहुंचेंगे। और दूसरा होता है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और तीसरा है पॉइली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है और एक एक करके कवर करेंगे। आज पहली वीडियो ऑफ वर्ब पर बना देते हैं। देखो, इसमें एक चीज नोटिस करना कि ये जो रूल है ये एक हुंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम पर ये रूल बन गया। ठीक है, ये एक पॉली साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। पूरा नाम नहीं मुझे पता, बट हाँ पॉली नाम है उनमें, तो उनके नेम पर ये रूल बन गया। बट आउबॉ नाम का कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। जर्मन में आउबॉ का मतलब बिल्डिंग अप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करना है ऑर्बिटल्स में, मतलब एक एटम की उसको कैसे बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब हो गया। तो बात ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है, ये जर्मन वर्ड है, तो ये किस साइंटिस्ट ने ये रूल दिया है? ये दिया है नील्स बोर ने। वो लालची आदमी नहीं था, उसने अपने नाम पर रूल नहीं रखा। चलो, जो भी है, जो भी सिचुएशन रही होगी, ये मतलब उन्होंने दिया है, नील्स बोर जी ने ये रूल दिया था। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल को डिटेल में करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सब पर वीडियो बनेगी, बट आज मतलब एक एक करके बनेगी। थोड़ी शॉर्ट वीडियो भी हो जाती है तो आप देख लेते, नहीं तो बड़ी वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, ओवर प्रिंसिपल। देखो, अगर मैं बताऊं कि एनसीईआरटी 11th में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी नहीं, एडवांस लेवल पढ़ाऊंगी, बट मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या दी है। देखो, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उसमें लिखा कम होता है पर उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें कहा गया है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात, ये ग्राउंड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। उसमें ग्राउंड स्टेट मतलब क्या? सबसे स्टेबल स्टेट में, मतलब न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड किस में होगा? फील्ड फर्स्ट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज क्या, हाँ कोई भी चीज है, वो सबसे पहले वो चाहती कि वो लोअर एनर्जी में रहो। लोअर एनर्जी मतलब स्टेबल। आप भी यही चाहते हो ना कि आप कम गुस्से में रहो, आपका गुस्सा कम है तो मतलब आप स्टेबल स्टेट में, आपकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें कि इलेक्ट्रॉन को पहले हम ऑर्बिटल होगा जिसकी लोअर उसमें भरेंगे, फिर थोड़ा उससे हायर में जाएंगे, फिर हाई, ऐसे मतलब पहले हमें कोशिश करने की लोअर एनर्जी में जाए। ये आबॉ प्रिंसिपल फॉलो करता है N+L रूल। देखो, N+L क्यों करता है ये भी मैं बताऊंगी, पर ये किसके लिए है? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एक एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहना। N+L ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, वो भी हम
डिस्कस करेंगे। ग्राउंड स्टेट मतलब न्यूट्रल स्टेट में की बात क्यों कर रखी है, अगर चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या होगा। देखो किसी किसी चार्ज में ना कहानी बदल जाती है। ये प्रिंसिपल कैसे बना है, पहले आपने एटम की स्टडी करी, आपने बहुत सारे मतलब सोडियम पोटेशियम, आपने सब एटम की स्टडी करी जो उस टाइम में अवेलेबल थे, और आपने एक तरीके का ट्रेंड देखा, तो बाद में रूल बना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले ही पता लग गई थी, पर रूल बाद में बना है, ठीक है। वो रूल क्या बना दिया, n+n। तो एक एक करके पॉइंट स्टडी करते हैं। पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालते हैं ऑर्बिटल्स की, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे n+n, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। हाँ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p। अभी इतना ही आ रहा है तो निकल लेते हैं। अच्छा 1s की देखो क्या होगा, 1 + 0 n इसका 1 n इसका 0 1, ये हो गया 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 5 + 0 5, 5 + 1 6। लोअर एनर्जी किसकी होगी, हाँ सॉरी मैंने एक पॉइंट आपको बताया नहीं। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। जितना n+l का सम आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल की, ठीक है। अब देखो 1 ज्यादा है 2 ज्यादा है तो 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी। तो एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा, 1s फिर 2s, देखो इसका भी 3 इसका 3 है। और याद रख लो जिसका n+n सेम आएगा उसके लिए क्या करोगे कि जिसका n ग्रेटर होगा, जिसका n ग्रेटर होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसका भी n+n सेम है, दोनों का सेम है, तो इसका n ग्रेटर है तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी 2p की, तो फिर ये 2p की एनर्जी 3s से नीचे कर दी है हमने। फिर 3 के बाद 4 आ रहा है, देखो 4 किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। इसका वो ज्यादा है n तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसकी इससे कम है, तो पहले हम 3p लिखेंगे फिर हम लिखेंगे 4s। अब 5 पर आओ, 5 इन दोनों का सेम लग रहा है, इसका n ज्यादा तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, तो पहले फिर हम 3d लिखेंगे फिर हम लिखेंगे 5s। सॉरी ये भी तो है ना, हाँ सॉरी यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3, 3 सेम आ रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा n इसका है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी फिर इसकी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर आएगा 3d 4p 5s, सबसे ज्यादा f5 की क्योंकि इसका n बड़ा था, फिर 4p की, फिर 3d की। अब जरा 6 देखो, 6 ये दोनों है, 5 का n ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4d की इससे कम होगी, तो पहले 4d लिखेंगे और 5ps लिखेंगे। ऐसे करके जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है आप उसको फाइंड कर सकते हो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, 4p 5s 4d 5p। आप आगे और बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे इसमें, अगर मैं कहूं ये तो एनर्जी ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या होगा 1s। पहले हम 1s में
इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर 2s में देंगे, फिर हम 2p में, ये एनर्जी ऑर्डर नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर हम 3s में देंगे, फिर हम 3p में देंगे, फिर हम 4s में भरेंगे, फिर हम 3d में भरेंगे, फिर हम 4p में भरेंगे, फिर हम 5s में भरेंगे, फिर हम 4d में भरेंगे, फिर हम 5p में, आगे करके और भी आप वो निकाल सकते हो। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि 6x के बाद हम 4s में भरते हैं, फिर हम 5d में भरते हैं, फिर 6p में भरते हैं, आप निकाल लेना, ठीक है। पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये ऑर्डर हमारे पास चलता रहता है, जैसे भी आपको दे रखा हो। ये नहीं कि आप 2 to 6 करके भरते रहे, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब n+L ये हम डिस्कस करते हैं और इसको लेके डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो 11th और 12th का बेस है ना, इसको ही एक्सेप्शन माना गया है, हालांकि ये एक्सेप्शन है नहीं। जो भी है n+L से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। की एनर्जी 4s से ज्यादा आती है अकॉर्डिंग टू n+L रूल। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये रूल बनाया गया था, अभी डिस्कस करते चलो। अब देखो n+L, n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या निकाल के देता है। देखो अभी 11 के बच्चे थोड़ा याद रख लो, एनसीईआरटी में सिर्फ स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें बताता है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होगा, साइज बताता है, ठीक है। थोड़े जो बीएससी वाले देख रखे हैं, वो जब वेव एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ना, वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे, स्कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, उन्हें तो और क्लियर होगा, ठीक है। ये हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का साइज। ऑर्बिटल के साइज से आप क्या समझ रहे हैं? मतलब जो न्यूक्लियस से दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस। और एल हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल से हमें पता लगता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो इस पर भी डिटेल वीडियो बन सकती है, बट अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। मतलब जो हमारे आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इनर ऑर्बिटल में कितना एक्सटेंड करते हैं, कितना पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास पहुंच जाते हैं, वो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। जैसे एक बात मेरी सुनो, 1s 2s 3s 4s, आगे नहीं जा रही, क्या ये इन चारों का शेप डिफरेंट होगा? नो, इन चारों का शेप सेम होगा। है तो ये सब ऐसी ना, ठीक है। देखो तभी तो हर चीज का डिफरेंट देखो एस है, एल हमारे पास क्या है, ये जो हमें एस बता रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहा है साइज। मतलब शेप जो होगी हर एस की सेम होगी, हर पी की सेम शेप होगी, हर डी की सेम शेप होगी, हर एफ ऑर्बिटल की सेम शेप होगी, ठीक है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट हमारे पास इस तरह इस ऑर्डर में होता है, मतलब कि जो एस ऑर्बिटल है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा इनर कोर में और न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ, ठीक है। अब जरा इसमें आओ 3D और 4s में, थोड़ा मैं इधर कर दूं इसको एक्सप्लेन। 3D और 4s में इन दोनों में से n किसका ज्यादा है? इसका n ज्यादा है, ठीक है। इसका n ज्यादा है, इसका n ग्रेटर है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं, बट हमें बाद में पता लगता है कि 3D की एनर्जी ज्यादा है, तभी तो L भी प्लस किया गया है। L क्यों प्लस किया? कि हमने देखा कि 4s, मैंने भी कहा ना s ऑर्बिटल ज्यादा और पेनिट्रेट होता है, कि s ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट हुआ।
ज्यादा पेनिट्रेट हुआ मतलब क्या, इनर कोर में ज्यादा घुस गया, ज्यादा एक्सटेंड हो गया और न्यूक्लियस के पास चले गया। जो चीज न्यूक्लियस के पास चली जाती है उसकी क्या होती है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, एनर्जी गिर जाती है। मतलब ये थोड़ा सा फोरस ज्यादा स्टेबल होगा 3D के हिसाब से। इसकी एनर्जी देखो, एन हमें क्या बताता है कि हाँ ये दूरी है न्यूक्लियस से तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पर नहीं, एक फैक्टर हो रहा गया पेनिट्रेशन, जिसके कारण वो न्यूक्लियस किसके पास ही था, मतलब पास होता है, इस कारण उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। इस कारण फोरस की एनर्जी 3D से कम होती है। दैट्स व्हाई N+L रूल, नॉट सिंगल N, L का भी बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें ये N+L रूल ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे हीलियम से स्टार्ट होने लग जाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को लेके, जिसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और भी आते हैं, मतलब हीलियम प्लस लिथियम 2+, वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आए, अपने इलेक्ट्रॉन्स खोकर एक एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास बचेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हम अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बट थोड़ा सा 3D और 4S थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, मुझे इसमें एक बात बतानी, थोड़ी एडवांस लेवल की है, पता होनी चाहिए। देखो ये जो 3D की एनर्जी 4S से ज्यादा है ना, ये पूरी तरह से बात सच नहीं है। मतलब हाँ देखो, ये पोटेशियम हो गया, पोटेशियम से ये जो 3D की सब शेल आने लग जाती है, कौन से पीरियड से आती है, जो 3rd पीरियड है उसी से तो आने लग जाती है। ये है कि पोटेशियम में 3D वैकेंट होता है। पोटेशियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वही आता है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 4s1 आ जाता है और 3D हमारे पास वो अंदर वैकेंट होता है। सॉरी, पोटेशियम में क्या लिख रही हूँ मैं के, थोड़ा सा मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये अंदर 3D 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s2। देखो हमने पहले 3D को नहीं भरा, पहले 4s को भरा, क्योंकि N+L के रूल, 4s की एनर्जी कम है, 4s की एनर्जी कम है तो ये सबसे पहले भरा जाएगा, फिर 3D भर जाएगा। फिर हमारे पास आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम में हमारे पास पहली बार d ऑर्बिटल बढ़ता है, 3p6, पहले 4s2 भरूंगी फिर 3D में आएगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, वैसे ही क्या होता है कि 3D की भी एनर्जी ना गिरने लग जाती है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि 3D की 4s की एनर्जी सेम होने लग जाती है, और एक मोमेंट ऐसा भी आएगा कि 4s की एनर्जी 3D से ज्यादा होने लग जाती है। ये थोड़ा एडवांस है, जो BSc ऑनर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री में, प्लीज उसको जरूर देखना। अगर आपको नहीं मिल पाए तो मुझे बता देना, मैं भी वीडियो बना दूंगी। पर थोड़ी मेरे एरिया के आसपास लाइब्रेरी नहीं है, थोड़ा कोरोना टाइम भी चल रहा है तो मटेरियल इतना है नहीं, तो जैसे मेरे पास मटेरियल आएगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पर याद रख लो कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्कैंडियम से नीचे या खुद स्कैंडियम को मिला के, उनके लिए ये बात सही है कि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। बट स्कैंडियम से जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, थोड़े चार्ज आयंस भी, जो स्कैंडियम से ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होने लग जाता है, 4s की एनर्जी कम होने लग जाती है, सॉरी 3D की एनर्जी गिरने लग जाती है, 4s की बढ़ने लग जाती है। ये हमारे पास देखने को मिलता है हमें। ये क्यों है, कैसा है, ये एक ग्राफ है, उससे एक्सप्लेन किया जाता है, वो बाद की बात है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करते हैं। ये नहीं कि 4s की एकदम से बढ़ने लग जाती है, होता क्या है कि 3D की गिरने लग जाती है
और जिससे 4s की हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, मतलब 4s की एनर्जी बढ़ जाती है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन कौन आता है? देखो मैंने अभी वो आपको एडवांस लेवल का बताया था, आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपको n+l ही रूल लगाना है जब आप स्कैंडियम से आगे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। n+l के रूल के अकॉर्डिंग करोगे, पहले 4s की करोगे फिर 3d की करोगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी रूल के हिसाब से करते हैं। बीच में एक्सेप्शन आता है, उसके लिए हुंड रूल बना रखा है, उस हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बना रखा है, उससे एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n+l रूल के अकॉर्डिंग ही की जाती है। बस वो जो हमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिखता है मैंने तुम्हें वो बताया है, क्योंकि उस चीज से भी हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास देखो, हाइड्रोजन आ गया, हीलियम प्लस आ गया और लिथियम 2+ आ गया, जो भी आगे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखो, वो भी आप बना सकते, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसकी वैलेंस शेल में, वो हमारे पास ये हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो H- है ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्राइड आयनो। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, ये बात यहाँ पर याद रखना। इनके लिए एनर्जी का सिंपल सीधा फंडा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सिर्फ n के, कोई एल वैल्यू सिर्फ n के लिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इसका इस तरह से है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो भी आगे होगा मतलब n पे डिपेंड करती है। ये 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों की सेम। ये 3 है, इनसे ज्यादा है तो इनकी ज्यादा, बट ये तीनों 3 है तो इन दोनों की सेम आ गई, ठीक है। ये रूल होता है, मतलब फिलिंग ऑर्डर ये होगा हीलियम प्लस के लिए भी, लिथियम 2+ के लिए। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इग्नोरिंग दी इलेक्ट्रॉन स्पिन the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is 9. What is the degeneracy of the second excited state of H-? देखो हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने अभी बताया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसकी एनर्जी साफ सीधी बात है n पर डिपेंड करती है। 2s 2p 3s 3p 3d, जितना भी आगे बनाना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आना है, वो भी इसमें फिल्ड होना है। इसकी इन्होंने कहा है, देखो इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये सेम एनर्जी के है, तो ये फर्स्ट ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये इनका हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया इनका मिला के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इस 1 ये इस सब शेल में 3 होते हैं 4, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 9 डीजेनरेसी है इसकी, जो उसने ऊपर बता भी रखा है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H-? H-
मैंने अभी आपको बताया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, n+l के रूल के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास क्या ऑर्डर आता है एनर्जी का, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जो भी आगे बनाना। ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो इस 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनके पास सेम एनर्जी होती है। डीजेनरेसी मतलब क्या, ऑर्बिटल जिनके पास सेम एनर्जी हो, ठीक है। जैसे इसमें था, इन 9 ऑर्बिटल्स हैं, इन सबके पास सेम एनर्जी है। सेकंड एक्साइटेड में 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास सेम एनर्जी है, तो उसमें डीजेनरेसी क्या कितनी हो गई, हमारे पास 3 हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करें उसका फंडा बता देते हैं, वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो अपने आप याद हो जाती है। एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, वैसे वो मुझे मैथड सही तो लगता है, मतलब सही है, याद कैसे हो जाता है बच्चे को, मुझे खुद ही याद हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही सॉल्व कर देते हैं, अपने आप ही आने लग जाती है वो चीज, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और भी आगे है, जो भी आपने पहले 1s पढ़ा, फिर 2s, फिर 2p के बाद 3s, मतलब एनसीईआरटी में इस तरह बता रखा है। फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5f, 6s। इस तरह से ये ट्रेंड हमारे पास चलता है। मतलब आप ऐसे बना के देख लेना, पर मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊं याद करने का, जिससे मैं याद करती हूँ। खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक तो करो, अपने आप ही याद हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5d, सॉरी 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। ये मेरा तरीका है, आप कोई भी आगे 7 का भी आता है, 7s 5f 6d 7p, ठीक है। मैं इस तरह से याद करती हूँ, और वैसे भी ये वही याद करता है जो ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। n+l रूल डिस्कस कर लिया, वाई n+l ओनली, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कर लिया है। और वो भी याद रखना कि अबॉव प्रिंसिपल एक ऐसा रूल है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं रखा गया है, मतलब ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे उसके 2 बराबर वाले जो रूल है वो साइंटिस्ट के नेम पर रखे गए हैं, पर वो नील्स बोर वाला वो उसके नेम पर नहीं रखा गया। और कुछ रह रहा हो इस रूल में, हाँ वो मैंने थोड़ा एडवांस लेवल की चीज भी बता दी है। देखो जो अभी मैं दिल्ली नहीं हूँ, तो मैं रिसोर्स इतना इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, मतलब हाँ मेरे पास है थोड़े, वो सब PDF फॉर्म में ही है। एक होता है कि लाइब्रेरी जाके देखना, वहां से फाइंड आउट करना, वो अलग बात है। जो मेरे इलाके में है वो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। जो दिल्ली है, जो एडवांस लेवल पढ़ रहा है, उस प्लीज जाके वो सर्च करे, उस ग्राफ के बारे में पढ़े, वो आपको इनऑर्गेनिक की कोई एडवांस बुक में मिल जाएगा। तो आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।